हेलो बच्चों, अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेसन 1 ये हमारा चला हुआ है, हमने इसका एक पार्ट कर लिया था। आज हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे और लेसन का नाम है समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के विषय में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी पहले वाले वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे कि व्यष्टि और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, और उस अंतर को हम कुछ बातों को आधार मान के हम अंतर स्पष्ट करेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है, किन किन बातों में उनमें अंतर है। तो सबसे पहले हमारा आधार किसको मानेंगे हम? अध्ययन के क्षेत्र को, कि अध्ययन का क्षेत्र मान के उसमें क्या भिन्नता है। तो अध्ययन का क्षेत्र हमने पहले वाले वीडियो में भी पढ़ा था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किसका किया जाता है? व्यक्तिगत स्तर पर जो समस्याएं हैं, जो व्यक्तिगत स्तर की आर्थिक समस्याएं हैं, उनका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। जैसे एक उपभोक्ता की समस्या कि वो उपभोक्ता क्या खरीदता है, क्या लेता है, उसकी क्या समस्याएं हैं। एक फर्म, एक परिवार आदि आर्थिक ये जो है इनकी समस्याओं का अध्ययन, इनकी जो आर्थिक समस्याएं हैं, एक वस्तु की कीमत का निर्धारण, इस तरह से व्यक्तिगत स्तर की जो आर्थिक समस्याएं हैं उनका अध्ययन जो है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो अध्ययन का जो क्षेत्र है वो इकाई है, इकाई एक चीज के किसी एक उपभोक्ता की, एक फर्म के, एक परिवार की इन आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याएं हैं, जैसे बेरोजगारी की समस्या है, राष्ट्रीय स्तर पर है, ये अर्थव्यवस्था के अंदर कीमत स्तर का जो निर्धारण होता है, सभी वस्तुओं सेवाओं की कीमतों का निर्धारण, वो किसके अंदर, उसको बोलेंगे हम कीमत स्तर। तो कीमत स्तर का अध्ययन जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या किया जाता है? समस्त वस्तुओं और सेवाओं के का जो अध्ययन है वो किया जाता है, जो अर्थव्यवस्था की, पूरी अर्थव्यवस्था की जो सामूहिक जो समस्या है, जो आर्थिक समस्या है, उसका अध्ययन किया जाता है। और इसमें व्यक्तिगत स्तर की जो समस्या है उसका अध्ययन किया जाता है, आर्थिक समस्या है। फिर अभी सामूहिकता की मात्रा, इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो विभिन्न चर हैं, जो आर्थिक चर हैं, उनकी एक सीमा तक सामूहिकता पाई जाती है। जैसे मान लिया एक वस्तु की कीमत का निर्धारण करते हैं हम, फिर सभी फर्मों के द्वारा एक वस्तु की कीमत के निर्धारण के बारे में भी हमने पढ़ा है। यानी कि पूरे उद्योग के अंदर किसी वस्तु की मांग और पूर्ति के बारे में भी पढ़ा है, उसकी कीमत निर्धारण के बारे में भी हमने पढ़ा है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। लेकिन वस्तु एक है, एक वस्तु की सभी फर्मों के द्वारा कीमत निर्धारण के बारे में हमने पढ़ा है, उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। लेकिन एक वस्तु, और इसमें इसका जो दायरा है वो असीमित है, सामूहिकता की मात्रा उसमें ज्यादा है, असीमित है। असीमित का मतलब कि उसमें सभी उद्योग शामिल होते हैं। जैसे कीमत निर्धारण की किसी वस्तु की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि सभी वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाएगा, उनकी एवरेज कीमत, जो एवरेज सामान्य कीमत है, उसको इसमें कंसीडर किया जाएगा, उसका अध्ययन किया जाएगा। तो उसमें सामूहिकता की मात्रा ज्यादा है कि सभी फर्में, सभी उद्योग, सभी वस्तुओं, जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है अर्थव्यवस्था के अंदर, पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ, उनकी कीमतों का निर्धारण, उनकी कीमत का निर्धारण, जिसको हम सामान्य कीमत स्तर बोलते हैं, उसका अध्ययन होता है। तो सामूहिकता की मात्रा के जो आर्थिक चरों की सामूहिकता की मात्रा इसमें सीमित है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर एक सीमा तक है, और इसमें बहुत ज्यादा इसकी सामूहिकता की मात्रा ज्यादा होती है। फिर अभी मान्यताओं में भी अंतर है कि विभिन्न मान्यताएं, कुछ मान्यताएं तो ऐसी हैं जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर कुछ तत्वों को, कुछ चरों को हम स्थिर मानते हैं, जैसे कुल उत्पादन, कुल रोजगार को हम स्थिर मानते हैं। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इनको, कुल उत्पादन और कुल रोजगार को, वो परिवर्तनशील मानते हैं। वो किसको स्थिर मानते हैं? उत्पादन और आय के वितरण को, उत्पादन
और आय का जो वितरण है उसको स्थिर मानते हैं। लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर कुल उत्पादन, कुल रोजगार को स्थिर माना जाता है और समष्टि में कुल उत्पादन और कुल रोजगार को परिवर्तनशील माना जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादन और आय का वितरण स्थिर माना जाता है, लेकिन व्यष्टि में इसे उत्पादन और आय के वितरण को परिवर्तनशील माना जाता है। तो मान्यताओं में भी भिन्नता है, मान्यताएं, इसमें कुछ मान्यताएं हैं, उसमें कुछ मान्यताएं हैं। इसके बाद केंद्रीय समस्याएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर केंद्रीय समस्या क्या होती है? केंद्रीय समस्या मानी जाती है कीमत निर्धारण। कीमत निर्धारण को क्या माना जाता है? केंद्रीय समस्या माना जाता है, एक वस्तु की कीमत के निर्धारण को। ये केंद्रीय समस्याएं माना जाता है। या हम यूं कह लें कि कोई भी फर्म कि हमने पढ़े भी हैं केंद्रीय समस्याएं कि कोई भी फर्म किस वस्तु का उत्पादन करे, कितना करे और फिर उसकी कीमत का निर्धारण किस तरह से हो, इन समस्याओं को किसके अंदर आती हैं? ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर जो केंद्रीय समस्या है वो है उत्पादन और रोजगार की। उत्पादन और रोजगार कि उत्पादन और रोजगार में साधनों का बंटवारा किस प्रकार से हो, समष्टि लेवल पे साधनों का वितरण किस प्रकार से हो। इस तरह ये समस्या जो है उत्पादन और रोजगार की समस्या मेन समस्या होती है इसके अंदर समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। फिर विरोधाभास भी पाया जाता है। अभी विरोधाभास का मतलब क्या है कि जैसे एक उदाहरण लिया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति बचत करता है तो उसको अच्छा माना जाएगा कि कोई व्यक्ति अगर बचत कर रहा है तो भविष्य के लिए वो अच्छा है। लेकिन वही बात अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत माने, यानी कि हम माने कि सभी व्यक्ति बचत करने लग जाए, सभी व्यक्ति बचत करने लग जाए, कोई व्यय ही ना करे, व्यय नहीं करेगा तो क्या होगा? अगर सभी लोग बचत करके और पैसे को अपने पास रख ले, बचत कर ले, सेविंग ज्यादा कर ली लोगों ने, पूरी अर्थव्यवस्था के सभी लोगों ने अगर बचत कर ली तो क्या होगा? निवेश नहीं होगा। निवेश नहीं होएगा तो उत्पादन नहीं होगा। क्या होएगा? निवेश नहीं, क्योंकि निवेश के ऊपर ही क्या है? उत्पादन की मात्रा। उत्पादन नहीं होएगा, उत्पादन नहीं होगा तो रोजगार कम, और रोजगार कम तो लोगों की आय कम। तो इस तरह से क्या होगा? मुद्रा के इसके अंदर अर्थव्यवस्था के अंदर एक मंदी आ जाएगी, तो वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात है, नहीं मानते। तो क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत तो अगर कोई व्यक्ति प्रति व्यक्ति अगर बचत करता है तो वो उसके भविष्य के लिए अच्छा है, उसके भविष्य में काम आएगी वो चीज। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत बचत को सही नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि जितना लोग ज्यादा खर्च करेंगे, लोग जितना ज्यादा खर्च अधिक करेंगे, निवेश अधिक करेंगे, उतनी ही अर्थव्यवस्था जो है वो ज्यादा विकास की तरफ अग्रसर होगी। क्योंकि एक व्यक्ति की का व्यय दूसरे व्यक्ति की आय है, तो जितना जितना मनी सर्कुलेशन ज्यादा होगा उतनी ही आर्थिक प्रोग्रेस ज्यादा होगी। तो इस तरह से ये विरोधाभास भी पाया जाता है दोनों शाखाओं में। फिर अगला है भी सरकारी हस्तक्षेप। गवर्नमेंट का हस्तक्षेप जो है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम इसे मूल विषय नहीं मानते, इसका ज्यादा जिक्र नहीं करते कि सरकार का हस्तक्षेप है या नहीं, ये मूल विषय नहीं माना जाता। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये विषय मूल विषय होता है, ऐसी चीज होती है ये। हम उसके अंदर बाकायदा कोई भी सिद्धांत पढ़ते हैं तो हम उसमें लिखते हैं कि सरकारी हस्तक्षेप नहीं है, सरकारी हस्तक्षेप है, तो ये मूल विषय है। तो इन आधार के ऊपर हम व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर का हमने अध्ययन किया, आधार मान के कि किस आधार पर समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर है, विरोधाभास है। तो हमने 1 बाय 1 ये हमने पढ़ लिया। ये तो अंतर है, ऐसा भी नहीं है कि समष्टि और अर्थशास्त्र बिल्कुल एक दूसरे के से भिन्न है, कहीं ना कहीं ये एक दूसरे पर निर्भर भी है। तो अगला टॉपिक हमारा यही आता है, ये तो हमने अंतर पढ़ा है। अब आएगा हमारा कि समष्टि और व्यष्टि परस्पर निर्भर कैसे हैं, एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड कैसे हैं, अंतर के बाद वो एक दूसरे पर निर्भर कैसे हैं। ऐसे भी देखो, ये इकाई की बात करता है, ये संपूर्ण की बात करता है, तो संपूर्ण में से ही तो इकाइयां हैं, या इकाइयां ही मिलके संपूर्ण बनाती हैं, छोटी छोटी इकाइयां जुड़ के ही तो पूरी अर्थव्यवस्था बनती है। तो इसी तरह से व्यष्टि और समष्टि में हम आपस में निर्भर कैसे है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कैसे हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। जैसे मान लिया एक उद्योग की ब्याज की दर है, एक उद्योग की किस तरह से व्यष्टि, इसके अंदर एक हम उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं
किस तरह से व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो समष्टि के ऊपर निर्भर है। व्यष्टि समष्टि के ऊपर निर्भर है, व्यष्टि समष्टि पर। जैसे मान लिया एक उद्योग है, एक उद्योग की बात कर रहे हैं तो ये व्यष्टि लेवल की बात है। तो एक उद्योग की ब्याज की दर जो है, जो अर्थव्यवस्था के अंदर जो कुल ब्याज दर है, पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर जो प्रचलित ब्याज की दर है उससे ये प्रभावित होगी, जरूर होगी। अगर जो पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर जो ब्याज दर प्रभावित वो है, प्रचलित है, आज के टाइम जो प्रचलित ब्याज दर है उससे एक उद्योग की ब्याज दर भी प्रभावित होगी। ये इसलिए क्या है, इसी तरह से दूसरा उदाहरण हम निवेश का ले सकते हैं कि एक उद्योग का निवेश, एक उद्योग जो निवेश करता है वो पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर जो निवेश और आय का स्तर है उससे प्रभावित होगा। निवेश जो है वो पूरी अर्थव्यवस्था की जो निवेश और आय है वो उसके द्वारा ये एक उद्योग का निवेश भी प्रभावित होगा। तो इसका मतलब क्या है कि समस्त का प्रभाव व्यष्टि के ऊपर भी पड़ता है, सामूहिकता का असर इकाई के ऊपर भी पड़ता है। तो ये क्या है, इससे ये एक उदाहरण दिया हमने कि किस तरह से व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र के ऊपर निर्भर है, यानी कि इसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है, समष्टि का व्यष्टि के ऊपर पड़ता है। तो ये नहीं है कि समष्टि का व्यष्टि पर ही पड़ता है, व्यष्टि का समष्टि पर भी पड़ता है, व्यष्टि का समष्टि पर ही पड़ता है। जैसे मान लिया हम एक उदाहरण ले हम इसका समष्टि जो है व्यष्टि पर कैसे निर्भर है। समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र पर किस तरह से निर्भर है, इसका उदाहरण हम ये ले सकते हैं। जैसे एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, समस्त मांग है, ये समस्त मांग क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड। सभी अर्थव्यवस्था के अंदर कुल वस्तुओं और सेवाओं की मांग, कुल मांग जिसको बोलते हैं, समस्त मांग, एग्रीगेट डिमांड। तो ये किसके ऊपर निर्भर करती है, ये सब लोगों की मांग है, सब लोगों की मांग है, यानी कि सब लोगों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की मांग। डीआई क्या है, इंडिविजुअल की, हर व्यक्ति की मांग है, वस्तुओं और सेवाओं की मांग। एक व्यक्ति के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की मांग काट और फिर सभी व्यक्तियों की, आगे ये टोटल कर दिया, समेशन कर दिया हमने। तो ये कुल, यानी कि सभी व्यक्तियों के द्वारा जो कुल मांग की जाती है वस्तुओं और सेवाओं की, वही हमारी क्या है, एग्रीगेट डिमांड है, वही एग्रीगेट डिमांड है। तो वो क्या हो गया, व्यष्टि समष्टि व्यष्टि पर निर्भर है, यानी कि व्यष्टि एग्रीगेट डिमांड कब बनी, इसी तरह से एग्रीगेट सप्लाई भी है। और इसी तरह से दूसरा उदाहरण हम ले इसका राष्ट्रीय आय का। जैसे राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय होती है कि उत्पादन के साधनों को जो आय मिलती है, उत्पादन के साधनों को, जो उत्पादन के 4 साधन हैं हमारे, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, ये जो है उनको जो आय प्राप्त होती है वो क्या होती है, हमारी राष्ट्रीय आय। तो वो क्या है, वो भी इंडिविजुअल है, अलग अलग व्यक्ति हैं, तो उनको जो आय मिलती है उसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो उसमें भी क्या हो गया, व्यष्टि को अगर मिला दे तो समष्टि बन गई, व्यष्टि के चरों को मिला दे तो हमारे समष्टि बन जाती है। इसी तरह से और उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति की आय, जैसे ये है YN, हम मानते हैं किसी एक व्यक्ति की आय, और सबमेशन कर दी तो राष्ट्र के सभी व्यक्तियों की आय, सबमेशन, तो ये क्या होगी, राष्ट्र के सभी व्यक्तियों की आय, और ये नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होती है, सभी व्यक्तियों की जो आय होती है, राष्ट्र की जितनी भी जनसंख्या है उनकी जो आय है वो क्या होती है, हमारी राष्ट्रीय आय। तो ये व्यष्टि समष्टि में बदल गया, यानी कि व्यष्टि जो है वो समष्टि पर निर्भर है और समष्टि जो है व्यष्टि पर निर्भर है, ये एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे पर निर्भर है। तो ये आज हमने ये पढ़ा है कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है, और फिर दोनों एक दूसरे पर निर्भर क्या है, किस तरह से उनके आपस में परस्पर निर्भरता क्या है। तो एक बार फिर से देख लो कि व्यष्टि अर्थशास्त्री में हमने कुछ आधार मान के हमने इसमें अंतर किया था। पहले अध्ययन के क्षेत्र के ऊपर, फिर सामूहिकता के ऊपर, फिर विभिन्न मान्यताएं, केंद्रीय समस्याएं अलग अलग है दोनों की। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि में विरोधाभास भी है, किसी में वही चर जो है वो अच्छा है, किसी में उसी चर को वो अच्छा नहीं मानते समष्टि अर्थशास्त्र में। फिर सरकारी हस्तक्षेप का विषय है, और फिर हमने इसके बाद पढ़ा हमने समष्टि और व्यष्टि एक दूसरे से निर्भर भी कैसे हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में निर्भरता क्या है अभी,
कि समष्टि व्यष्टि पर निर्भर है और व्यष्टि समष्टि पर। इसमें हमने उदाहरण के द्वारा ये दिखाया है। देखो व्यष्टि में भी अन्य बातें समान रहने पर कोई भी हम नियम करते हैं, जैसे हमने कोई भी नियम किया था व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर, हमने जैसे मांग का नियम था, पूर्ति का नियम था, कोई भी नियम था, उसमें हमने एक शब्द जरूर यूज किया था कि अन्य बातें समान रहने पर। तो ये क्या है, ये समष्टि का प्रभाव है। समष्टि का प्रभाव है कि समष्टि जो बाकी की चीजें हैं वो स्थिर रहे, अन्य बातें समान रहे, तब ये नियम लागू होगा। तो वो प्रभाव है क्या है, समष्टि का ही प्रभाव होता है। वो समष्टि की बातें होती हैं, जो अन्य बातें समान रही, वो उसका मतलब समष्टि लेवल की चीजें समान रही। अगर वो समान नहीं रहेंगी तो इसके ऊपर असर पड़ेगा, जो भी हम नियम कर रहे हैं उसके ऊपर वो उसका असर पड़ेगा। तो इसलिए ये क्या है, आपस में निर्भर भी है। हमने एक ये एग्जाम्पल लिया, इस एग्जाम्पल में समष्टि के ऊपर व्यष्टि किस तरह से निर्भर है, इसमें हमने लिया कि किस तरह से समष्टि अर्थशास्त्र के ऊपर व्यष्टि अर्थशास्त्र का भी असर पड़ता है। तो ये हमारा टॉपिक कवर हो जाता है। थैंक यू।